हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने रिटायरमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। रिटायरमेंट में ट्रीटमेंट, न्यू रेशियो के कॉन्सेप्ट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट का नाम है डेथ ऑफ पार्टनर। हमारा कॉन्सेप्ट है डेथ ऑफ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, राइट? डेथ ऑफ पार्टनर में जैसे एक ए पार्टनर है, एक बी है, एक सी है। सी पार्टनर की बिजनेस में डेथ हो जाती है। अब सी मर गया। सी का जितना भी बिजनेस में पैसा है, सी का बिजनेस में कोई कैपिटल का पैसा है, इसका बिजनेस में कोई रिजर्व का हिस्सा बनता है, कोई बिजनेस में इसका प्रॉफिट है, जितना भी इसका बिजनेस में पैसा है वो सारा पैसा किसको मिलेगा? जो भी सी का रिप्रेजेंटेटिव होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा, जिसको हम उसका सी का लीगल एग्जीक्यूटर बोलेंगे। तो अगर सी जो पार्टनर की डेथ होती है तो सी का सारा पैसा सी के कैपिटल अकाउंट से डेबिट होके वो पैसा किसके नाम पे ट्रांसफर हो जाता है? सी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो हमारी एक सिंपल सी एक जनरल एंट्री बनती है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। सबसे पहले जिस पार्टनर की भी डेथ होती है हमें सबसे पहले उसका एक टाइम कैलकुलेट करना पड़ता है। हमारे लिए सबसे जरूरी चीज होती है कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका टाइम कितना है, कितने टाइम के अंदर मरा। ये सबसे बड़ा हमारा मेन फैक्टर होता है कि डेथ के अंदर जिस पार्टनर की भी डेथ हुई है सबसे पहले उसका टाइम कैलकुलेट करना सीखो। पहला काम ही होता है टाइम कैलकुलेट करना। अब जैसे सपोज करो हमारा एक अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021, इसके बीच में सी डाइड होता है। अगर मैं केस 1 लूं, फर्स्ट केस में मैंने बोला सी डाइड हो गया 30 जून को, तो मुझे काउंट अप्रैल से करना है। अप्रैल, मई, जून, इसका मतलब सी का टाइम है 3 मंथ्स। अगर मैं केस सेकंड में डिस्कस करूं कि सी डाइड हुआ है 1 अगस्त को 2022, अगर सी डाइड हुआ है 1 अगस्त तो देखो यहां पर टाइम कैलकुलेट होगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई। मैं अगस्त को काउंट नहीं करूंगा क्योंकि वो 1 अगस्त है। तो सी का टाइम है 4 मंथ। केस थर्ड, अगर सी डाइड हुआ है 15 जून को तो अप्रैल, मई और जून का हाफ मंथ, तो उसका टाइम 2.5 मंथ कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसमें तो हाफ मंथ ले लिया क्योंकि 15 जून था, 15 जून को हम हाफ मंथ ले सकते हैं। लेकिन अगर सपोज करो अगर 15 जून की जगह वो 18 जून को मरता है, अब मैं 18 को तो हाफ मंथ कैलकुलेट कर नहीं सकता, तो इस कंडीशन में जो सी का टाइम होगा वो हमें डेज में कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे अप्रैल है, मई है, जून है। अप्रैल में 30 डेज, 31 डेज, 18 डेज, तो टोटल मिला के कितने डेज हो गए? 10। अब यहां पर प्रॉब्लम है कि मैं यहां पर टाइम कैलकुलेट कर क्यों रहा हूं? अब टाइम कैलकुलेट करने का बेसिक रीजंस होता है क्योंकि अब देखो ना, सी तो मर गया 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2.5 महीने बाद। अब सी को सैलरी भी मिलनी है अगर वो वर्किंग पार्टनर है, सी को प्रॉफिट में से हिस्सा भी मिलना है क्योंकि पार्टनर है, उसको बिजनेस के पैसों में से इंटरेस्ट भी मिलना है उसको कैपिटल का। तो मैं उसको पूरे साल का थोड़ा ना दूंगा, जितना भी उसका टाइम है उस टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा। तो मैं कैलकुलेट करूंगा, कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू टाइम। तो ये चीज मैं किसके हिसाब से कैलकुलेट करके दूंगा? टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा। क्योंकि मैं जो भी पार्टनर की डेथ होती है तो उसको सैलरी उतने ही टाइम के हिसाब से मिलेगी जितने टाइम के अंदर मरा है, प्रॉफिट उतने ही टाइम का मिलेगा जितने टाइम के बाद वो टाइम के अंदर मरा है, उसका इंटरेस्ट भी टाइम के हिसाब से ही कैलकुलेट होगा, राइट? लेकिन अगर किसी स्टेटमेंट्स के अंदर हमारे को दिया है इररिस्पेक्टिव पीरियड ऑफ टाइम, इररिस्पेक्टिव पीरियड ऑफ टाइम, इस केस के अंदर अगर सैलरी मुझे इररिस्पेक्टिव पीरियड ऑफ टाइम पे कैलकुलेट करनी है
प्रॉफिट मुझे इरिस्पेक्टिव पीरियड ऑफ टाइम पे कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट मुझे इरिस्पेक्टिव पीरियड ऑफ टाइम पे कैलकुलेट करना है। तो इसमें मैं टाइम को क्या करूंगा, इग्नोर कर दूंगा। फिर मैं वो चीज़ टाइम के हिसाब से कैलकुलेट नहीं करूंगा, उसको मैं फुल ईयर के हिसाब से दूंगा। तो इसीलिए हर स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है कि अगर हमने प्रॉफिट इंटरविंग पीरियड पे कैलकुलेट कर रहा है मींस इरिस्पेक्टिव पीरियड, या इरिस्पेक्टिव पीरियड के बात अलग से कैलकुलेट करना है। जिस स्टेटमेंट्स में हमें इरिस्पेक्टिव पीरियड ऑफ टाइम होगा हम उस जगह पे टाइम को इग्नोर करेंगे, राइट। हमें बस खाली यही कैलकुलेट करना है, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका सारा पैसा निकालकर उसके एग्जीक्यूटर को दे दो। हमने ऐसे करके अकाउंट बनाना है। देखो जैसे अब सी मरा, मैं सी का कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, कैपिटल अकाउंट। अब ये जो कैपिटल अकाउंट है ना, ये बनेगा पर्सनल अकाउंट के नेचर से। पर्सनल का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इस केस में ये डेबिट क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर फर्म ले रही है, क्रेडिट द गिवर फर्म दे रही है। अब फर्म यहां पर इसका बैलेंस कैलकुलेट करेगी, इसको बैलेंस देगी, इसका जो जो फर्म ने सी को देना है, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी अगर कोई देना है, अगर इसकी कोई सैलरी है वो देना है, अगर ये टाइम के हिसाब से कैलकुलेट होगा, ये भी टाइम के हिसाब से, इसको कोई प्रॉफिट देना है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस करके, ये भी हमने इसको टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करना है। हमने जर्नलिज्म में टाइम नहीं कैलकुलेट होता, क्योंकि जर्नलिज्म ओल्ड बैलेंस शीट के हिसाब से हमें देना होता है, ये पुराना रिजर्व्स होता है। कोई वर्कमैन कंपनसेशन फंड में अगर कोई हिस्सा है, इसी तरह कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है वो इसके अकाउंट से कट होगा, कोई लॉसेस दिया हुआ है वो इसके अकाउंट से कट होगा, राइट। इसने कोई लोन दिया हुआ है अपना, तो वो इसके अकाउंट से कट हो जाएगा। अगर फर्म ने सी से कोई पैसा लेना था लोन का, अब सी तो मर गया तो फर्म उसकी कैपिटल से भी काट लेगा, अगर कोई भी पार्टनर का लोन है ये, राइट। उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद जितना भी इसका बैलेंस होगा वो सारा बैलेंस हम सी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। हमें इसकी जर्नल एंट्री भी बनानी आ सकती है। जर्नल एंट्री बनाने का सिंपल सा फंडा ये होता है, ये सी की कौन सा अकाउंट है, सी का ये डेबिट साइड है, तो इस केस में सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डैश। अब मैंने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देना है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉसेस, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर। इस केस के अंदर अगर मुझे कोई जर्नल एंट्री बनानी है तो ये क्रेडिट साइड है, तो डैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये जनरल एंट्री बनाने का तरीका है। ये पूरा कॉन्सेप्ट किसका है, डेथ का है। इस कॉन्सेप्ट को बेटर ढंग से समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, मैं आपके साथ ये हम क्वेश्चन लेता हूं, ये क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं, राइट। इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले ए बी सी 3 पार्टनर है, इक्वल प्रपोर्शन है, 1:1:1, इन तीनों का शेयर है। ये बैलेंस शीट गिवन है। सी डाइड ऑन 30th जून, सिंपल सा दिया है, मुझे टाइम कैलकुलेट करना है। पहला है टाइम इज 3 months। सबसे पहले दिमाग में रख दिया कितने महीने के बाद मरा है, 3 महीने। और बिजनेस में इसका शेयर कितना है, 1/3 का हिस्सा है, क्योंकि हिस्से भी चाहिए, राइट। अब वही पर्सनल अकाउंट के हिसाब से ये माइनस साइड है, ये प्लस साइड है, राइट। ये माइनस साइड है, ये प्लस साइड है। अब मैंने इसको देना है सबसे पहले, मैं इसकी सबसे पहले बैलेंस शीट में कोई भी टाइम कैलकुलेट नहीं होता, क्योंकि ये पुरानी बैलेंस शीट है। ये मरा कब है, 30 जून, 1 अप्रैल 2020 के बाद, और ये बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 की है, राइट। ये लास्ट ईयर है, ये हमारा करंट ईयर की बात हो रही है, ये सारी की सारी। तो लास्ट ईयर के अंदर कोई भी हमारे को जो बैलेंस शीट होती है उसके अंदर से हमारा टाइम कैलकुलेट नहीं होता। हमें यहां पर क्या है, सबसे पहले सी का बैलेंस डालेंगे, बाय बैलेंस बीडी। सी का बैलेंस कितना है, 1,20,000।
जर्नल रिजर्व है, जर्नल रिजर्व में से भी इसका हिस्सा देंगे। जर्नल रिजर्व कितना है इसका? जर्नल रिजर्व में इसका है 90,000 और इसका शेयर कितना है 1/3। इसमें टाइम कैलकुलेट नहीं करना। तो जर्नल रिजर्व में इसका हिस्सा कितना हो गया 30,000। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड में भी हिस्सा देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन फंड मेरे पास टोटल है 40,000 का, लेकिन नीचे जजमेंट दिया है वर्कमैन कंपनसेशन फंड डिटरमाइन। मैं लास्ट वीडियोस में भी ये डिस्कस कर चुका हूं कि जितना भी कंपनसेशन होता है ये हमारी लायबिलिटी होती है। इतनी लायबिलिटी देने के बाद आपके पास फंड कितना बचा 27,000। इसमें से सी का शेयर कितना है 1/3। सी का शेयर कितना है 1/3। 1/c के हिसाब से सी का शेयर कितना हो गया सीधा 9,000 रुपए। राइट। नेक्स्ट हम इसको क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 10%। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है 1,20,000 और इसकी कैपिटल कितनी है 1,20,000 और इंटरेस्ट देना है 10%। ये 10% पर एनम है पूरे साल का, लेकिन इंटरेस्ट मुझे कितना देना है खाली 12 महीने का, 3 महीने का इंटरेस्ट देना है। तो उसका हिस्सा कितना बनता है इंटरेस्ट में 30,000 रुपए का। सैलरी देनी है 60,000 रुपए पूरे साल की है, तो सैलरी में से भी इसका हिस्सा कितना हो गया 60,000 का 1/60,000 में इसको हमने कितने महीने की सैलरी देनी है 3/12। तो 60,000 रुपीज में इसकी सैलरी का कितना हिस्सा बनता है 60,000 में इसका शेयर बनता है पूरा का पूरा 15,000 रुपीज इसका हिस्सा बनता है 3 महीने का। राइट। हमने इसको 15,000 रुपीज दे दिया, क्योंकि 12 से करेंगे तो 5,000 रुपये 1 महीने का आ गया और 3 महीने का 15,000 का शेयर हो गया। सी को प्रॉफिट में से भी हिस्सा देना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करना है लास्ट ईयर के प्रॉफिट पे। कहता सी शेयर इन प्रॉफिट कैलकुलेट ऑन द लास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 3,60,000। उसमें से इसका हिस्सा है इतना, लेकिन हमने इसमें से उसको शेयर देना कितना है, ओनली हमने इसको देना है 3 महीने का शेयर देना है। तो 3,60,000 में से उसका टोटल शेयर का हिस्सा कितना बनता है 30,000। 30,000 का शेयर दिया इसको हमने। अब यहां पर गुडविल भी दी है। जो पार्टनर मरा है, जैसे नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है और रिटायरिंग पार्टनर अपना गुडविल का पैसा लेके जाता है, उसी तरह जो पार्टनर की डेथ होती है तो उसका गुडविल का पैसा उसके एग्जीक्यूटर को भी मिलता है। तो गुडविल कितनी है, गुडविल है 1,20,000। तो इसमें से सी का शेयर कितना है 1,20,000 में से सी का शेयर है 1/3, 40,000 का शेयर बनता है। और ये शेयर और गुडविल का पैसा हमेशा गेनिंग रेशियो में होता है। यहां पर तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रेशियो है 1:1:1। मैंने आपको पहले भी कॉन्सेप्ट समझाया था। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन ना गिवन हो तो जो आपको ये गिवन है 1:1, यही मेरी न्यू रेशियो हो गई, यही मेरी गेनिंग रेशियो हो गई, मतलब हाफ हाफ। 20,000 20,000 गुडविल का पैसा इसको ए देगा और बी देगा। 20,000 20,000 ये हमने दे दिया। एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है मेरा एक्सपेंस यहां पर, तो ये एक्सपेंस मैं इसके अकाउंट से काटूंगा। 9,000 में से उसका हिस्सा कितना है 1/3। इसका तो सीधा इसका शेयर, क्योंकि पुरानी बैलेंस शीट का लॉस डाल दिया। अब क्वेश्चन कहता है हाफ पेमेंट इमीडिएटली एंड बैलेंस ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। कहता है आधा पैसा इमीडिएटली इसको दे दो और बाकी पैसा इसका एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अब हाफ पेमेंट इमीडिएटली, पहले तो मैं देखूंगा कि इसका पैसा बनता है कितना है। देखो 1,20,000 प्लस 30,000 प्लस 9,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000
प्लस 20,000 2,74,000 2,74,000 में से माइनस 3,000 किया हमने, माइनस 3,000, ये आ गया 2,71,000। इसका हाफ पेमेंट इसको हम कैश दे रहे हैं और आधा पैसा हम ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब 2 कैश करके इसका हाफ 1,35,500 इसको हम 2 कैश दे रहे हैं इसके एग्जीक्यूटर को। बाकी जितना पैसा बचा वो हमने किस में ट्रांसफर कर दिया, सी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और ये मेरी लायबिलिटी बन गई। अब कंपनी इसको इंस्टॉलमेंट्स में दे या इंटरेस्ट के साथ से, जैसे भी कंपनी देती है, कंपनी आगे इसको, वो कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जब इसको ये पैसा हमें इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट के साथ देना होगा, तो वो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाऊंगा। ओके बच्चों, ये मेरा कॉन्सेप्ट था डेथ का, थोड़ी प्रैक्टिस करो। बाकी और 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लास्ट एक नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेके आऊंगा आपके लिए, राइट। ओके बच्चों।